अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। नावल हमारा बहुत मज़े का चल रहा है, सबने सुना है, पढ़ा है नावल, और आप लोग के कमेंट्स बता रहे हैं कि आप लोग को नावल बहुत अच्छा लग रहा है। तो कमेंट्स करने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ तक जिन लोगों ने नावल पढ़ी है और सुन लिया है, सबको पता चल गया होगा कि अहद मुनीज़ा तक पहुँचने के लिए दूसरे शहर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक तो मिले नहीं है। देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारे पार्ट में क्या होता है। आज हम सुन लेंगे, पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और जो सभी सहाबा हैं वो तो उनके तो अंदाज ही निराले हैं, मतलब कुछ नहीं, डायरेक्ट उन्होंने निकाह जो है ना फिक्स कर लिया अपना, बगैर किसी से पूछे। तो उनका क्या हाल होता है। तो अब हम अपना नावल रीड करते हैं। और नावल रीड करने से पहले आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अपना नावल शुरू करते हैं। तेरे लिए सब छोड़ के तेरा न रहा मैं, दुनिया भी गई इश्क में तुझसे भी गया मैं। एक सोच में गुम हूँ तेरी दीवार से लगकर, मंजिल पर पहुंचकर भी ठिकाने न लगा मैं। वो इस्लामाबाद पहुंचकर सबसे पहले रेहान से मिला। इससे मुनीज़ा के रिहायशी हॉस्टल का पूछा। उसको रेहान से ये भी मालूम हो गया था कि वो मुनीज़ा ही है जिसने यहाँ पर आकर सबसे पहले अपना नाम बदला था। रेहान के साथ भी वो मुनीज़ा के हॉस्टल गया। हॉस्टल वार्डन किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर जब इंस्पेक्टर रेहान ने इन्हें अपना कार्ड दिखाया और अहाद ने इन्हें मामले की नौइयत बताई तो वार्डन को इसकी बात सच्ची लगी, क्योंकि मुनीज़ा की बताई बातें भी इससे मिलती जुलती थी। फिर वो वार्डन से मुनीज़ा के रूम की दूसरी चाबी लेकर मुनीज़ा के रूम में चला गया, जिसके अंदर जाने के बाद इंस्पेक्टर रेहान भी वापस चला गया। इस वक्त वो मुनीज़ा के कमरे में बैठा उसके कमरे को देख रहा था। सिंगल बेड, जिसका गद्दा सख्त नहीं था लेकिन उसे नरम भी नहीं कहा जा सकता था। सामने एक टेबल और कुर्सी। टेबल पर एक थैली थी जिसमें 3-4 सेब और अमरूद रखे थे। एक छोटी सी अलमारी, साइड टेबल पर दवाइयों का शॉपर। छोटा सा कमरा था। इस कमरे को देखकर अहाद ने अपने दांत आपस में बींच लिए। जिस वक्त उसे अहाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आराम, ख्याल, सेहतमंद ग़िज़ा, इन सब की ज़रूरत थी, इस वक्त वो इतनी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजार रही थी सिर्फ और सिर्फ आहत की वजह से। इसे इस कमरे में घुटन का एहसास हुआ। वो उठकर खिड़की पर खड़ा हुआ, जैसे मुनीज़ा रात को हुई थी। लेकिन बात वही थी कि घुटन इस कमरे में नहीं, इसके अंदर थी। अब वो वहाँ बैठकर मुनीज़ा का रिएक्शन बस सोच रहा था। पता नहीं वो माफ़ करेगी भी या नहीं। नहीं, माफ़ तो कर देगी, मोहब्बत करती है मुझसे बहुत, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ही कब की है। मैं कैसे सामना करूँगा। उन पर हाथ फेरकर वो खिड़की की दीवार से सर टिका गया। वो आज सुबह ही अपनी तबीयत में खराबी महसूस कर रही थी। दिल बोझल हो रहा था और घबराहट भी। इसी तबीयत को मद्देनजर रखते मैडम ने उसे आराम की घर से हॉस्टल जाने का कहकर छुट्टी दे दी। थके हारे अंदाज में वो हॉस्टल आई। इसे चला भी नहीं जा रहा था, शायद इसका बीपी लो था। रूम का दरवाज़ा खुलने पर आहद ने दरवाजे की तरफ देखा तो पलक झपकना भूल गया। दिल की धड़कन भी बिल्कुल साकिन महसूस हो रही थी। मुनीज़ा की नज़र अब तक उस पर नहीं पड़ी थी। उसने अपना पर्स बेड पर रखा, दुपट्टा और चादर उतारकर बेड पर रखी। दोनों हाथों को दुआ की सूरत में चेहरे पर फेरा, जैसा ऐसे करने से थकन उतर जाएगी। चेहरे से हाथ हटा और नज़र जैसे ही सामने पड़ी, सब रुक सा गया। सामने वही संगदिल खड़ा नम आंखों से उसे देख रहा था। मेरी करीब मत आइएगा मिस्टर आहद। आहद को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देख उसने सख्त लहजे में उसे उंगली उठा के वार्निंग दी। उसके बोलने पर आहद वहीं रुक गया। आहद को वो बहुत कमज़ोर लगी। जिस्म फैल रहा था पर चेहरा बहुत कमज़ोर और जर्द हो गया था। इसके चेहरे से आहद इसकी 6 महीनों की तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकता था। मुनीज़ा, आप यहाँ से अभी निकलें। आहद की बात को बीच में ही काट कर वो उसे दरवाजे की तरफ इशारा करने लगा। मुझे एक बार मेरी बात सुनो। मैंने कहा जाए यहाँ से। आप यहाँ से कुछ जा रहे हैं या गार्ड को बुलाऊं? एक बार फिर उसकी बात को बीच में काट दिया। मुझे एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। जब से तुम गई हो तो मैं हर जगह तलाश कर रहा हूँ। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। वो आजी करते 2 कदम आगे बढ़ा। जब मुनीज़ा ने 2 कदम पीछे कर इसे हाथ के इशारे से मज़ीद आगे बढ़ने से रोक दिया। क्यों ढूंढ रहे थे आप एक गंदी औरत को? मुझ जैसी गंदी औरतें बहुत हैं, ये आते हैं किसी को भी अपनी वक्त गुजारी के लिए। मुनीज़ा, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। क्यों सुनूं? आपने सुनी थी मेरी बात? कितना बोला था मैंने आपसे, कितनी गुजारिश की थी कि एक बार मेरी बात सुन लें। आपने सुनी मेरी फरियाद एक भी बार? मुझसे गलती हो गई थी।
पर तुम तो ये गलती मत करो मुनीज़ा, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस मोहब्बत का भरम रख लो। मोहब्बत? पर आप तो मुझसे नफरत करते थे ना। आपने खुद कहा था मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। बोलते बोलते वो मुनीज़ा की आवाज़ रंध गई। मैं गलत था, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मेरे दिल से कभी तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती। वो सब मुनीज़ा इसकी बात बीच में ही काट दी। तो मोहब्बत के दावेदार थे अहाद हैदर, पर हकीकत तो ये है कि तुमने कभी मोहब्बत की ही नहीं। मोहब्बत में सबसे अहम एतबार होता है। बताओ, क्या तुमने मुझ पर एतबार किया था? बोलो, क्या किया था एतबार? वो चीख कर बोली। आहत से सुन खड़ा उसे देख रहा था। वो कुछ गलत तो नहीं बोल रही थी। तुमने इस वक्त कुछ मिनटों में कहीं गई बातों पर एतबार कर लिया, और जो इतने महीनों में मैंने कहा उस पर एतबार नहीं था। वो भी तो मैंने ही कहा था ना। वो बोल के रुकी। इतनी सी देर में इसका चेहरा आंसू से तर हो चुका था। तुम मोहब्बत के दावेदार थे ना। तुम्हारे मुताबिक मैं दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज थी। तुमने सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत की थी। तो क्या तुम इस लम्हे मेरी आंखों में अजियत नहीं देखी थी? 3 साल अगर तुमने मेरी बेवफाई की अजियत में गुजारे हैं, तो आहत हैदर शेख, मैंने भी इन 3 सालों में बेवफा कहलाने की तकलीफ सही है। जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने तुम्हारी बेरुखी सही है। इन 3 सालों में मैंने तुमने वो तकलीफ नहीं सही जो मैंने सही है। इसके बाद भी तुम मुझे अपनी तकलीफों का बता रहे हो। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की एक बार भी? नहीं, तुमने नहीं की, क्योंकि तुम्हारा मर्दाना अना बीच में थी और तुम बात कर रहे हो मोहब्बत की, वो अफसोस से नफी में सर हिलाते हुए पीछे हुई। आहत को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। तुम मेरी नज़र में मोहब्बत में हारे हुए हो आहत। तुम मोहब्बत नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता मोहब्बत किसे कहते हैं। आइंदा ये मत बोलना कि तुमने मुझसे मोहब्बत की थी। तुम मोहब्बत लफ्ज़ से ना वाकिफ हो। तुम किससे एतबार की बात कर रही हो मुनीज़ा, जिसका पैदा होना ही एक बोझ था? जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैं एक अनचाहा वजूद रहा, छोटी सी उम्र में मेरी माँ मुझे धुतकार के चली गई। दूसरी बार किसी ने माँ बनने का एहसास दिलाया और फिर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे बाप ने मुझे खुद से दूर कर दिया। क्या वो इंसान कभी किसी पर एतबार कर सकता है जिसको बचपन से ही हर जगह से जलील किया गया? क्या कर सकता है वो किसी पर एतबार? बोलते बोलते हाथ के आंसू निकल गए। उसके अल्फाज मुनीज़ा को अपने दिल पर तीर की तरह चुभ रहे थे और उसके आंसू मुनीज़ा के दिल पर गिर रहे थे। लेकिन तुमसे मोहब्बत ही तुम पर मेरे एतबार का सबसे बड़ा सबूत है। मेरा तुम पर भरोसा करके तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाना ही मेरे भरोसे की निशानी थी। हाँ, लेकिन बचपन से इस कदर महरूमी में रहा हूँ कि तुम्हारे कहे गए वो कड़वे अल्फाजों पर यकीन कर लिया। शायद यहाँ मेरी ही गलती है, लेकिन तुमने भी तो मुझ पर एतबार नहीं किया। एक बार भरोसा तो करती। तुमने इस फैसले से डर कर मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। दोस्त था मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। एक बार बोलती, एक बार अपने प्लान पर एतबार करती, तो आज ना तुम तकलीफ में होती ना मैं। उसने आगे बढ़कर मुनीज़ा के हाथ थामे। इस बार मुनीज़ा ने उसे नहीं रोका, वो सिर्फ रोते हुए से सुन रही थी। जानते हो, तुमसे दोबारा मिलने से पहले मैंने हर दिन उस कर्ब में गुजारा कि मैं तुम्हारे लिए भी अनचाहा था। तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम बेवफा हो, ये बात मेरी रूह में जहर बन के घुल रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी इज्जत नफ्स को रौन दिया। मुझसे गलती हुई मुनीज़ा, पर यकीन जानो तो तुम्हें तकलीफ देने के बाद मैं खुद भी तक सुकून से नहीं रहा। शादी के दूसरे दिन तुम्हें बुखार था। मेरा अल्लाह गवाह है, तुम्हारी हालत देखकर मैं कितना डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उससे आगे मैं सोच ही नहीं सका। तुम ठीक कहती हो, मुझे मोहब्बत करना नहीं आती। तुम सिखा दो, मैं सीख जाऊंगा। लेकिन खुदारा, तुम्हारी दूरी मुझे मार देगी मुनीज़ा, मैं मर जाऊंगा। उसने रोते हुए मुनीज़ा के हाथ अपनी आंखों पर लगा लिए। उसके आंसुओं की नमी अपने हाथ पर महसूस करके मुनीज़ा ने कर्ब से आंखें मींच ली। मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो, सिर्फ एक बार माफ कर दो। इसकी आवाज दोबारा कानों में पड़ने पर मुनीज़ा ने आंखें खोली, पर वो उम्मीद नजरों से उसे ही देख रहा था। मैंने तुम्हें माफ किया आहत। इसकी माफी देने पर आहत के होंठ रोते रोते मुस्कुरा दिए। आहत इसे गले लगाने लगे जब मुनीज़ा ने उसे खुद से दूर किया। इसके दूर करने पर आहत ने इसे सवालिया नजरों से देखा। माफ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा क्या हुआ ठीक हो गया। इस बात का क्या मतलब है मुनीज़ा? तुमने खुद कहा तुमने मुझे माफ कर दिया। इसको मुनीज़ा की बात बिल्कुल समझ नहीं आई।
मुनीसा का ये अंदाज, पतला पतला रवैया इसे तकलीफ दे रहा था। हाँ कहा और माफ कर भी दिया, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने सकीना आंटी को किया है। मुनीसा के जवाब पर वो मुनीसा को खामोशी से देखने लगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं पहले जैसी हो जाऊं, सब भूल कर तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम भी सकीना आंटी को वैसे ही माफ करो। जो हुआ वो भूल जाओ। उन्होंने बहुत लंबी सजा काट ली है, अब इन्हें दिल से माफ कर दो, भूल जाओ वो तलखियाँ। अगर तुम मुझे वापस अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मेरी शर्त मान लो, वरना वो रहा दरवाज़ा, वापस चले जाओ। अपनी शर्त सामने रखकर उसने आहत को देखा। उसे यकीन था आहत इसे वापस लेकर जाएगा, वो ये शर्त ज़रूर पूरी करेगा। उसने कई बार सकीना को रोते हुए देखा था और निदामत का एक आंसू ही काफ़ी होता है। गुनाह और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, और इनसे भी हुई थी, जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रही थी। आहत थोड़ी देर से ऐसे ही खाली नज़रों से देखता रहा और फिर एक आखिरी नज़र उस पर डालकर वहाँ से निकल गया। मुनीसा को यकीन नहीं आया, वो एक बार फिर उसे छोड़कर चला गया। आंसुओं का बड़ा सरीला उसकी आंखों से निकला और वो वहीं बैठती चली गई। आहत इससे मोहब्बत करता था, इसे यकीन था वो इसकी खातिर सकीना को माफ़ कर देगा। क्या सकीना से इसकी नफरत मुनीसा की मोहब्बत से भी बढ़कर थी? ब्यूटिशियन इसको तैयार करने आई थी, लेकिन उसने उसे मना करके वापस भेज दिया था। वो फैसला कर चुकी थी कि वो सभी से शादी नहीं करेगी, और इसे इस बात की खुशी भी थी कि कोई इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। लेकिन उसने ड्रेस वापस नहीं भेजा था, इसका वो ड्रेस वापस देने का दिल ही नहीं कर रहा था। वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली। वो खाला के कमरे में जा रही थी, लेकिन इसके कदम कमरे के बाहर ही रुक गए। सभी, मैं तुम्हें बाकी मर्दों से अलग देखना चाहती हूँ, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। खाला के लहजे में अफसोस वाज़ेह था। खाला गलत समझ रही हैं, मैं बाकी मर्दों जैसा नहीं हूँ, और वैसा तो हरगिज़ नहीं जो अपनी औरतों को अपनी जागीर समझते हैं या पाँव की जूती। बोलते हुए उसके सामने अपने बाप का अक्स आया था, जिससे वो शदीद नफरत करता था। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, ये आप भी जानती हैं। बस मैं हुरैन के मामले में थोड़ा खुदगर्ज हो गया हूँ, इसकी वजह आप भी जानती हैं। मैंने आपके अलावा अपनी मामा के बाद वाहिद उससे मोहब्बत की है। मुनीसा के वापस आने के बाद वो मुझसे शादी नहीं करेगी। बस इसी डर की वजह से मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि मुझे पता था इसकी मर्जी ना ही होगी। मैंने सोचा था मैं इससे शादी के बाद मना लूँगा। सभी अफसोस से बोल रहा था, वो वाकई परेशान था। शादी के बाद इसका मानना इसकी खुशी या रजामंदी नहीं, बल्कि समझौता होता। अपनी खुशी में या अपनी मोहब्बत में किसी को तकलीफ पहुंचाना एहसास नहीं है, और एहसास रिश्ते में मोहब्बत से ज़्यादा अहम होता है। खाला ने 16 आने सच बात कही थी, लेकिन वो सभी के लिए भी दुखी थी। मैंने इसे बहुत खुश रखूँगा खाला, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ सभी, पर उसे थोड़ा वक्त दो। वो तो अभी तुम्हारे एहसासात से भी सही तरह वाकिफ भी नहीं है। मैं प्यार मोहब्बत की बातें करके इसका जहन ख़राब नहीं करना चाहता था। तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, लेकिन थोड़ा सब्र करो। तुम अभी मौलवी साहब को फ़ोन करके मना करो कि वो ना आए। मैंने हुरैन को समझाया था, पर शायद अभी वो तैयार नहीं है, इसलिए उसने ब्यूटिशियन को वापस भेज दिया। इस बार खाला और सभी की बातें सुनने को हुरैन वहाँ नहीं थी। वो सभी के जहन में ख़राब ना करने वाली बात सुन के वहाँ से जा चुकी थी, जबकि निकाह के लिए उनका इनकार का सुन के सभी का दिल मुट्ठी में हुआ था। क्या मैं उसे एक बार प्यार से मनाने की कोशिश करूं? बहुत उम्मीद से पूछा। नहीं मेरा बच्चा, मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया था, पर शायद अभी वो तैयार नहीं है। सब्र करो, सब बेहतर होगा। ठीक है, मैं मना कर देता हूँ मौलवी को। मुझे दिल से उसने बहुत मुश्किल से ये बात कही थी। वो सभी की मोहब्बत का इजहार अपने कानों से सुन के आई थी। सभी ने अपनी माँ के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत इससे की है। ये बात सोचकर उसे खुद पर रश्क हो रहा था। कमरे में आकर वो ड्रेस देखने लगी। उसने वक्त देखा तो अभी 3:30 बज रहे थे। लाउंज में सभी सोफे पर बैठा था तो उसके चेहरे से जाहिर था, वो बहुत उदास लग रहा था। ये उदासी कभी उसकी शख्सियत का खासा नहीं रही थी। खाला भी सामने बैठी अपने पोते को देख रही थी। इन्हें इसके लिए अफसोस था, लेकिन उनको ये यकीन भी था कि बाद में हुरैन मान जाएगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सभी ने सरसरी सा नज़र उठा के सामने देखा। उसने सरसरी सा था, लेकिन नज़रों ने पलटने से इनकार कर दिया। उसे मबहूत सा देख देख खड़ा हो गया। इसको इस तरह देख के खाला ने भी सब देखा तो कुछ लम्हे तो वो भी देखती रह गई। वही वाइट गाउन पहने अपने लंबे बालों को बिना किसी पिन या बैंड के एक साइड पर किए बिल्कुल आज़ाद खुले छोड़े, सारे बाल पुश्त पर बिखेरे, बस चेहरे पर 2-3 बारीक लटें झूल रही थी। आंखों में काजल की स्याही
भरे लंबी पलकों को मुस्कारे से मजीद लंबा किए, होठों पर सुर्खी बिखेरे, दुपट्टे को दोनों हाथों पर डाले। वो सभी के साथ साथ खाला को भी हैरान कर गई। सभी उसे ऐसे ही एकटक देख रहा था। वो अपनी सादी सी तैयारी में भी उसे दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही थी। इसने कभी हुरैन को तैयार नहीं देखा था। ये काजल जो आज इसकी आंखों की जीनत बना था, सभी को तलवार लग रहा था जो आज उसे कत्ल करने के दर पे था। वो कब से यूं ही खड़ा उसे देख रहा था, जबकि खाला अब हूर की तरफ बढ़ चुकी थी। खाला बहुत शुक्रिया थी खुद खाला बहुत खुश थी, क्योंकि ये सरासर उसकी निकाह के लिए रजामंदी का इजहार था। खाला के साथ हूर भी सभी की तरफ पड़ी, पर आज उसे सभी के सामने खड़ा होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। वो सभी के सामने पहले भी बहुत बार आई थी, पर अब नजरिया बदल चुका था। मौलवी को वापस बुलवा लो सभी। वो जो अब तक हूर को देखने में ही मदहोश था, खाला की आवाज पर होश में आया। हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ फोन। वैसे बहुत तेज हो तुम बहन, खुद तैयार हो गई और मैं रह गया, ताकि तस्वीरों में मैं भूत और तुम परी लगो, लेकिन इस हाल में भी तुम चुड़ैल और मैं हूर लग रहा हूँ। सभी ने इसे चिढ़ाने के लिए कहा। वो जब भी इसके सामने आती थी, इसके दिल में गुदगुदी होती थी कि वो उसको चिढ़ाने के लिए कुछ करे, लेकिन आज कुछ अलग ही नज़ारा था, जिसे देखकर सभी के साथ साथ खाला को भी इस पर बेइंतहा प्यार आया था। वो सभी को चिढ़ाने पर भी कुछ नहीं बोली, बल्कि मुस्कुराकर सर झुका गई। गलत बोल रहे हैं आप, हूर हरगिज नहीं हो सकते, हूर लड़कियां होती हैं। बोलकर वो रुकी नहीं थी, तेजी से अपने कमरे में चली गई। पीछे सभी के होठों पर खूबसूरत मुस्कान ने बसेरा किया। निकाह ख्वाह और 2 गवाहों के साथ सभी ड्राइंग रूम में बैठा था। चलो, आज तुमने अपनी शादी पर नहीं बुलाया, मैंने एक अपनी पर हिसाब बराबर। आहत का रिएक्शन सोचकर उसे हंसी आई थी। उसने सभी को सिर्फ मनाने का बोला था और अब तो शादी ही हो रही थी। हुरैन से तो पहले ही निकाह नामे पर साइन लिए जा चुके थे और इजाब कबूल की रसूमात भी अदा हो चुकी थी। निकाह के बाद हूर मुनीजा और बुआ को याद करके रोई थी, क्योंकि ये मौका ही ऐसा होता है। लेकिन फिर सभी के अपने लिए एहसास जानकर वो खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रही थी। निकाह खैर से हो गया था। हुरैन अपने कमरे में बैठी थी। खाला से बताकर गई थी कि सभी अभी कुछ देर में उसके पास आएगा। वो कमरे में इधर से उधर टहलती आखिर में बैठ गई। वो बहुत नर्वस हो रही थी, इसका नर्वस होना बनता भी था। वो बेड पर बैठी मुस्तकिल अपने हाथ आपस में मरोड़ रही थी और निचला होठ दांतों में कुचल रही थी। अभी इसका ये मन जारी था जब कमरे का दरवाजा खुला और सभी अंदर आया। इसकी मौजूदगी वो महसूस कर चुकी थी, लेकिन फिर भी नजरें झुकाए बैठी थी। वो तो सभी के सामने ही नहीं आना चाहती थी। सभी इसके सामने बैठा खामोशी से उसे देख रहा था। इसकी खामोशी हूर को और नर्वस कर रही थी। काफी देर भी जब वो कुछ ना बोला तो हूर के हाथ मरोड़ने के अमल में तेजी आ गई। सभी ने बहुत नरमी से इसका हाथ अपने हाथ ले लिया। इसका हाथ बिल्कुल ठंडा हो रहा था। सभी ने अपना दूसरा हाथ भी इसके हाथों पर रखा। माशाअल्लाह, सच कहूँगा बहुत हसीन लड़कियां देखी है मैंने, पर इन आंखों को तुमसे हसीन आज तक कोई नहीं लगा। अब मुझे नहीं पता ये तुम्हारे हुस्न का कमाल है या मेरी नजरों का। जिसका भी है, पर मिसेस सभी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है मिस्टर सभी की नज़र में, और हमेशा रहेंगी। फिर चाहे वो चंद सालों बाद लड़की से भैंस क्यों ना लगे। वो जो नजरें झुकाए मुस्कुराते हुए इसे सुन रही थी, इसके आखिरी जुमले पर पट से नजरें उठा के इसे देखने लगी। देखने का अंदाज सदमे और हैरत से मिला जुला था। इसको ऐसे देखते देखकर सभी हंस दिया और वह हैरत से उसे देखने लगी। ऐसा इजहार कौन करता है भला? हाँ, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सभी। चलो, हूर के कुछ बोलने से वो खड़ा होकर इसका हाथ पकड़कर उसे भी उठाने लगा। हुरैन खड़ी होती इसे सवालिया नजरों से देखने लगी कि कहाँ। वो जिसका हाथ पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था, इसका सवाल सुन के रुका। बाहर मुख्तसर जवाब देकर वो वापस मुड़ गया, लेकिन हूर आगे बढ़ती महसूस न हुई, तो वो वापस मुड़ा और हूर को सवालिया नजरों से देखने लगा। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे लेकर जाएंगे? वो उसे घूरते हुए पूछने लगी। इसका इशारा अपने तैयार होने पर था। वो कभी ऐसे सच तच के बाहर नहीं गई थी। ऐसे कैसे? तो क्या गोद में उठाकर लेके जाऊं? सभी आईब्रो झुकाकर पूछने लगा। वो हूर का इशारा बाखूबी समझ चुका था, लेकिन जब तक वो इसे जिच ना करे इसे कहाँ सुकून मिलता था। इसकी बात सुन के हुरैन का मुंह खुल गया। कुछ देर पहले वाली शर्म, नर्वसनेस अब गायब थी। हाँ, मुझे उठाने में कोई मसला नहीं है, पर फिर बाद में तुम मत शर्माना और ये भी ना बोलना कि लोग देख रहे हैं। कंधे उचकाकर उसने हूर को और जिच किया। हूर को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगा जब वो करंट खा के पीछे हुई।
ये क्या कर रहे हैं आप? वो इसको हैरान कर रहा था। तो मैं उठा रहा हूँ, मासूम बनते हुए ऐसे बोला जैसे वो इस सिर्फ और सिर्फ हूर की मर्जी से कर रहा हो। मैंने आपको उठाने के लिए नहीं बोला, बल्कि अपने हुलिये पर बोला है। क्या आप मुझे ऐसे लेकर जाएंगे? उसने अपनी तरफ इशारा करके सभी को एहसास दिलाना चाहा। हाँ, इसके जवाब पर हूर उसे घूरने लगी। आपको अच्छा लगेगा लोग आपकी बीवी की तरफ मुतवज्जा हों? इस सवाल पर सभी संजीदा हुआ, जबकि फिलहाल इसका दूर दूर तक ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब तुम मेरी बीवी नहीं थी तब भी मैं किसी की अच्छी या बुरी कोई भी नजर उठती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अब जब तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें लोगों की नजरों का मरकज बनाऊंगा? अब कोई सवाल नहीं करो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इसे और देखना चाहता हूँ, इसलिए चैलेंज करने का सोचना भी नहीं। इसकी बातों से वो शर्मिंदा हुई, सभी इसका हाथ पकड़ के चलने लगा। वो भी नजरें झुकाए इसके साथ चलती। मुंजा आहत के जाने के बाद घंटों ऐसे ही बैठी रही। आज फिर से अपना आप आहत की नजरों में हकीर लगा था, जो उसे छोड़कर चला गया। इस बार दुख में एक और इजाफा हुआ था कि उसे अपने बच्चे से भी मोहब्बत नहीं, वरना वो इसकी खातिर ही मान जाता। इसको अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। उसने ना ही मेडिसिन ली थी, ना ही खाना खाया था, और अब तो दूर दूर तक भूख का नामो निशान नहीं था। वो बेड से टेक लगाए जमीन पर बैठ गई। आंखें मूंदने पर कई आंसू इसकी आंखों से बेआवाज बेमूल हो गए। न सिसकी न कोई रात 8 बजे के बाद उसका फोन बजा। वो नमाज पढ़ के अभी उठी थी। खाने में से उसने एक अमरूद खाया था, जबकि डॉक्टर ने उसे वाज़ेह अल्फाजों में कहा था कि उसकी लापरवाही उसके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो अननोन नंबर था। उसका ये नंबर किसी के पास नहीं था सिवाय मैडम हूर और 2-3 टीचर्स के। उसने एक नज़र नंबर पर डाली और फ़ोन उठा लिया। हेलो, आप मिसेस आहत बात कर रही हैं? मुंजा की कुछ बोलने से पहले फ़ोन से मर्दाना आवाज़ उभरी, पर हैरत उसे मिसेस आहत बोलने पर हुई। उसने तो किसी को भी आहत के बारे में कुछ नहीं बताया, तो फिर ये कौन था जो मिसेस आहत बोलकर उसे जख्मों को खुरेद रहा था? जी, आप कौन? देखिए मिस्टर आहत के फ़ोन में आपका नंबर मिसेस के नाम से सेव था, इसलिए आपको फ़ोन किया। उनका एक्सीडेंट हो गया है, मैं आपको अस्पताल का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप आ जाएं। मुनीज़ा की कोई बात सुने बगैर उसने फ़ोन काट दिया, और एक्सीडेंट का सुन के मुनीज़ा की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। इतने में मैसेज टून बजी। उसने नजरें झुकाकर देखा तो हॉस्पिटल का एड्रेस था। वो गिरने के अंदाज में बैठ गई। नहीं अल्लाह ताला, ये आजमाइश ना ले, इसमें मैं हार जाऊंगी। अगर आहत को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके में इसकी हिफाजत कर। मुझसे ये गम बर्दाश्त नहीं होगा अल्लाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं, अब मुझ में बर्दाश्त नहीं। वो रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी। आहत के एक्सीडेंट का सुन के ही उसकी जान निकल रही थी। टांगों ने जैसे खड़े होने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी हुई। उसने अपने दिल में उठते वसवसों को दूर करना था। उसे अपने आहत को सही सलामत देखना था। वो हिम्मत करके खड़ी हुई, चादर अच्छी तरह अपने वजूद पर लपेटी, फोन उठाकर पर्स में डालकर वो निकल गई। वो बार बार हाथ की पुश से अपने गाल साफ कर रही थी, जो बार बार आंसू से तर हो रही थी। दिल बैठा जा रहा था और अजीब अजीब वसवसों ने घेर रखा था।